next topic we are talking about, it is arterial blood gas analysis, ABG. You may have discussed this chapter in multiple different subjects, different streams, but we are going to discuss here also in the pulmonology. You will understand it why we are discussing ABG here. देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम ABG जो करते हैं उसमें हमें बेसिकली एक आर्टेरियल ब्लड सैंपल लेना होता है, और उसके अंदर हम बेसिकली वी विल सी दैट व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द ब्लड, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, दीज आर द वेरियस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. अब आर्टेरियल ब्लड सैंपल लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि द आर्टरीज आर डीप इनसाइड. जो सैंपल्स हम जनरली लेते हैं वो तो वेनस सैंपल्स होते हैं, बट आर्टेरियल सैंपल लेना इतना आसान नहीं होता है. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वन ऑफ द आर्टरी फ्रॉम वेयर वी कैन टेक द सैंपल इज द रेडियल आर्टरी. अब रेडियल आर्टरी से अगर हम सैंपल लेते हैं, देखिए रेडियल आर्टरी सप्लाइंग ओवर हैंड. अगर मान लीजिए आपने रेडियल आर्टरी से सैंपल लिया, रेडियल आर्टरी को पंक्चर किया, तो जब आप आपकी नीडल बाहर निकालते हो ना, हो सकता है वहाँ पे क्लॉट बन जाए रेडियल आर्टरी में. अगर रेडियल आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन गया तो हैंड की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. बट जनरली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि हमारे हैंड में डुअल ब्लड सप्लाई आ रही है, इधर से अल्नर आर्टरी लेके जा रही है, इधर से रेडियल लेके जा रही है. लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर अल्नर आर्टरी हैंड को सप्लाई नहीं कर रही होती, केवल रेडियल ही कर रही होती है. और अगर केवल रेडियल आर्टरी सप्लाई कर रही है और आपने इसको पंक्चर करके क्लॉट कर दिया, तो फिर हैंड में इश्चेमिया हो जाएगा. तो जब भी हम एबीजी का सैंपल लेते हैं ना रेडियल आर्टरी से, उससे पहले हमें चेक करना है कि अल्नर आर्टरी काम कर रही है या नहीं कर रही है. तो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एलन टेस्ट. आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, ये कुछ इस तरीके से हम एलन टेस्ट करते हैं. सी what is happening is there are two arteries which are supplying the hand, the radial and the ulnar. पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोर से दबा देते हैं. पहले उनको पल्पेट किया पता करके, फिर उनको जोर से दबाया. इफ यू गिव अ फर्म प्रेशर, द ब्लड सप्लाई टू द हैंड विल बी स्टॉप्ड, सो देयर विल बी ब्लैंचिंग ऑन द हैंड विल बिकम पेल. फिर हम क्या करते हैं, हैंड जैसे ही पेल हो गया, फिर क्या करते हैं, हम अल्नर साइड को फ्री कर देते हैं, केवल रेडियल को दबा के रखते हैं. अगर इस पेशेंट में अल्नर आर्टरी ब्लड लेके जा रहा होगा, इफ द अल्नर आर्टरी इज टेकिंग द ब्लड टू द हैंड, द मोमेंट यू रिलीज द अल्नर आर्टरी विद इन नेक्स्ट 5 to 15 seconds, दिस हैंड विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल कलर. लेकिन अगर 5 to 15 seconds के अंदर ही वापस नॉर्मल कलर में नहीं आता, स्टिल इट इज पेल, मीन्स द अल्नर आर्टरी इज नॉट टेकिंग द ब्लड टू देयर, एंड इन दैट केस विल नॉट टेक द एबीजी सैंपल फ्रॉम दिस रेडियल आर्टरी. तो जब भी हमें रेडियल आर्टरी से सैंपल लेना है ना ब्लड एबीजी का, तो पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मेक श्योर दैट कि बोथ द आर्टरीज आर सप्लाइंग द हैंड, and for that we will do the Allen test. So I can say first we are going to do the Allen test to take the sample. Allen test is done before taking ABG sample. एबीजी सैंपल लेने से पहले एलन टेस्ट करना है. अब मान लीजिए आपने एलन टेस्ट कर लिया और आपको पता लग गया कि अल्नर आर्टरी काम कर रही है, आप रेडियल आर्टरी से सैंपल ले सकते हो. तो सैंपल लेने से पहले, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड जो होता है बहुत जल्दी क्लॉट करता है, तो हम जैसे सैंपल निकालेंगे और थोड़ी देर तक भी रखेंगे तो क्लॉट बन जाएगा. तो उस सिरिंज के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हिपेरिन ले लेते हैं. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉटल ऑफ हिपेरिन. फर्स्ट यू विल इंजेक्ट योर सिरिंज, यू विल टेक आउट सम हिपेरिन, एंड अगेन यू विल फ्लश बैक द हिपेरिन इन द बॉटल. तो जब हम हिपेरिन से वॉश करते हैं ना सिरिंज को, इंजेक्शन को हिपेरिन से वॉश करते हैं, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट उसके अंदर चिपक जाते हैं, एंड दैट इज इनफ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू द हिपेरिन वॉश, विल वॉश द सिरिंज विद द हिपेरिन. तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वहाँ पे रह जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी सफिशियंट. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू टेक द सैंपल इज वी आर गोइंग टू टेक द पोजिशन ऑफ द रिस्ट समथिंग लाइक दिस. हम पेशेंट की रिस्ट को कुछ इस तरीके से एक्सटेंडेड पोजीशन में रख देंगे, उसके लिए नीचे कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख देंगे, टॉवेल रख देंगे या बॉटल रख देंगे, जिससे रिस्ट एक्सटेंडेड हो जाए. जैसे ही एक्सटेंड होता है तो रेडियल आर्टरी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, जिससे हमें इसको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है. अब क्योंकि ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है, द ब्लड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू आर गोइंग टू इंसर्ट योर निडल इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करेंगे एट 45 डिग्री. जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, क्योंकि ब्लड का फ्लो इधर से हो रहा है, द मोमेंट यू विल एंटर इन द आर्टरी, द ब्लड विल स्टार्ट ascending up in the syringe easily. So this is how we are going to insert it. The wrist will be extended and you are going to insert your needle at 45 degree. We are going to insert the needle at 45 degree, 45 degree. So I can say when it comes to the wrist, it has to be in the extended position.
एंड एंगल विल बी 45 डिग्री। अब मान लीजिए आपने सैंपल ले लिया, नाउ इट इज टाइम टू चेक दैट व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी बाइकार्बोनेट इज देयर। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यूज। द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.35 टू 7.45। देखिए ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो तब अच्छे से काम करते हैं व्हेन द ब्लड पीएच इज 7.35 टू 45। if there is any variation in that, the body function will not be as adequate as it should be. तो there are two organs जिनको ये responsibility दी गई है कि that the pH has to be there between the 7.35 to 7.45। उनका काम है pH को 7.35 से 45 के बीच में रखना। अगर इससे ऊपर नीचे जा रहा है तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये दो रेस्पॉन्सिबिलिटी किस किसको दी गई, एक तो दी गई लंग्स को जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किडनी को जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक कंपोनेंट। लंग्स के अंदर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कार्बन डाइऑक्साइड को, और किडनी के अंदर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है बाइकार्बोनेट के पास कि पीएच को मेंटेन रखना है। अब देखिए ये दोनों अपोजिट मॉलिक्यूल है, अपोजिट मॉलिक्यूल इन अ सेंस कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल, इसका एसिडिक नेचर होता है, वेयर एज द बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक मॉलिक्यूल, बेसिक नेचर है इसका, बेस है ये। तो वेन एवर देर इज अ वेरिएशन इन द पीएच, अगर पीएच जो है एसिडिक साइड में जा रहा है तो बेस बढ़ा के हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं, अगर बेस साइड में जा रहा है तो एसिड बढ़ा के हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर पीएच को कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दो ऑर्गन्स को दी गई, लंग्स को दी गई एंड इट इज द किडनी। लंग्स में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज गिवन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द किडनी द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक मॉलिक्यूल है और ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट से आता है। अगर किसी भी पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बेसिक एसिडिक मॉलिक्यूल है, और अगर एसिड कम हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर एसिड कम हो जाएगा तो इसको अपोजिट बोल देंगे, एल्कलोसिस बोल देंगे। इसी तरीके से हम बाइकार्बोनेट की भी बात कर लेते हैं। अगर किसी के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाए तो हम इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट ज़्यादा हो गया और बाइकार्ब का नेचर है कि ये बेसिक होता है तो इसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोल दिया। अगर बाइकार्बोनेट कम हो जाए तो हम इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो दीज फोर टर्म शुड बी वेरी क्लियर कि कब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं, कब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ दीज वेरियस कंपोनेंट, कि नॉर्मल होता कितना है कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना आसान है, नॉर्मल पीएच होती है 7.35 से 7.45। तो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेसिकली 35 टू 45, दिस इज नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से नॉर्मल बाइकार्ब जो होता है इट इज समवेयर बिटवीन 22 टू 28, दैट इज द नॉर्मल बाइकार्ब। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट कि हम एबीजी क्यों मैनेज हम इसको वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है वेदर द पीएच ऑफ द ब्लड इज नॉर्मल और नॉट। अगर नॉर्मल नहीं है तो किस साइड में गया है और कौन से ऑर्गन में खराबी होने की वजह से गया है, किडनी में खराबी होने की वजह से पीएच चेंज हुआ है या लंग्स में खराबी होने की वजह से। इनफैक्ट अगर मान लीजिए किसी के लंग्स खराब है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया या एआरडीएस हो गया, तो लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, पीएच शिफ्ट होने लग जाएगा, इधर उधर चेंज होगा, तो फिर किडनी आके उस पीएच को ठीक करने की कोशिश करता है, हमेशा कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए देर आर 4 डिफरेंट पैरामीटर्स आर रिटन फॉर यू। ये किसी एक सिंगल पेशेंट के नहीं है, ये चारों अलग अलग लोगों के, दीज 4 आर ऑफ डिफरेंट पीपल। मैं आपको केवल एक सिंपल प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ कि व्हाट विल बी द नेम ऑफ दीज डायग्नोसिस इफ दिस हैपेंस। Here you can see in the first is the carbon dioxide is increased. In the second one you can see bicarbonate is increased. Carbon dioxide is decreased. Bicarbonate is decreased. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एंड अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप एक सिंगल पैरामीटर देख के आपको बताना आना चाहिए कि ये क्या है। अगर मैं आपको खाली ये पैरामीटर देता कि कार्बन डाइऑक्साइड 60 है तो आपको बोलना है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 होती है
और ये बढ़ा हुआ है और ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, सो इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया। तो जब भी हमारे पास में एबीजी आती है हमें क्या करना होता है, अभी हम बहुत सारे एबीजी के एमसीक्यू भी देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना होता है पीएच। आप पीएच देखो कि पीएच में क्या वेरिएशन आपको दिख रहा है। इज इट द पीएच इज एबनॉर्मल और द पीएच इज नॉर्मल। पीएच एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर पीएच एबनॉर्मल है देन लुक एट द कंपोनेंट्स, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट एंड मेटाबॉलिक कंपोनेंट में क्या हो रहा है। इफ ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट इज एबनॉर्मल, if only one component means either respiratory और metabolic, दोनों में से केवल एक ही कंपोनेंट जो है that is disarranged, if only one component it is abnormal, एक ही कंपोनेंट एबनॉर्मल है या फिर both the components are changing। आपको देखना है कि एक ही कंपोनेंट चेंज हुआ है या दोनों कंपोनेंट चेंज हुआ है। अगर ऐसा होता है कि एक ही कंपोनेंट चेंज हुआ, मान लो केवल लंग्स वाला रेस्पिरेटरी कंपोनेंट चेंज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हुआ है और पीएच जो है एबनॉर्मल है, तो देखिए नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए ना कि लंग्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है और पीएच ऊपर नीचे हो रहा है तो किसको ठीक करना चाहिए था, मेटाबॉलिक कंपोनेंट को। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट तो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका पीएच एबनॉर्मल है और एक ही कंपोनेंट खराब हो रखा है, दूसरा कंपोनेंट रेस्पॉन्ड ही नहीं किया अभी तक, तो हम इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनकंपनसेटेड स्टेट। अनकंपनसेटेड इसलिए बोल दिया कि दूसरे ऑर्गन ने कंपनसेट करना चालू ही नहीं किया। लेकिन मान लो अगर दोनों पैरामीटर डिरेंज है, एक में एसिडोसिस हो रखा है, एक में एल्कलोसिस हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो पीएच को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पीएच ठीक नहीं हुआ है, स्टिल द पीएच इज एबनॉर्मल, देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियली कंपनसेटेड। कि दोनों एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं ठीक करने का, लेकिन अभी भी कंपनसेशन हुआ नहीं है, दिस इज पार्शियल कंपनसेटेड। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे और पीएच ठीक हो गया, बिल्कुल पीएच कम्स इनटू 7.35 टू 7.45 की रेंज में आ गया, पीएच बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो फिर हम इसको बोलेंगे फुल्ली कंपनसेटेड। फुल्ली कंपनसेटेड। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ना तो ये सब समझ में आ जाएगा, व्हाट इज अनकंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड एंड फुल्ली कंपनसेटेड। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर वापस से हम इस फ्लो चार्ट पे आके इसको वापस से समझ लेंगे। सी हियर फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पीएच। यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू भी लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखिए पीएच बढ़ा हुआ है, मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स एल्कलोसिस साइड, एल्कलोसिस में गया इसका ब्लड का पीएच। अब मुझे पता करना था क्यों हुआ, तो मैंने इसका रेस्पिरेटरी कंपोनेंट देखा और मेटाबॉलिक कंपोनेंट देखा, तो मुझे पता लगा कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मतलब कि इसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रखा है। और मैंने बाइकार्बोनेट देखा तो बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट तो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, किडनी तो बिल्कुल एज इट इज पड़ा हुआ है, किडनी का कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हुआ। तो केवल एक ही कंपोनेंट ऊपर नीचे हुआ था, दैट इज लंग्स। और लंग्स में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होने की वजह से इसकी पीएच में ब्लड में एल्कलोसिस हो रहा है, तो इसका डायग्नोसिस तो हो गया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और क्योंकि किडनी वाले कंपोनेंट ने तो रेस्पॉन्ड करना चालू ही नहीं किया। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए ना यार, लंग्स में एल्कलोसिस हो रहा है तो किडनी एसिडोसिस करके इसको ठीक कर दे, लेकिन किडनी तो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, किडनी में तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज में पड़ा हुआ है, चेंज ही नहीं हुआ है। अगर नॉर्मल रेंज में पड़ा है, चेंज ही नहीं हुआ है, तो ये तो अनकंपनसेटेड है, किडनी ने काम करना ही नहीं चालू किया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमें किसी भी एबीजी के एमसीक्यू में मेनली ये 3 पैरामीटर ही देखने हैं, केवल 3 पैरामीटर देखने मेनली, इससे मेनली डायग्नोज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है और ये नॉर्मल है, तो एक ही पैरामीटर डिरेंज है एंड दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ था, पीएच, ब्लड की पीएच देखी, ब्लड की पीएच भी एसिडिक साइड में जा रही है, 7.35 से कम है, मतलब कि एसिड की तरफ जा रहा है। सो इसको एसिडोसिस हो रखा है, और क्यों हुआ है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ था। और क्या किडनी ने रेस्पॉन्ड किया है इस केस में, किडनी ने कुछ चेंजेस आए, किडनी तो अभी भी नॉर्मल पड़ा हुआ है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो किडनी हैज नॉट स्टार्टेड द कंपनसेशन येट, सो इट इज गोइंग टू बी अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। आप देखिए इसके अंदर
पीएच जो है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, पीएच नॉर्मल आ रहा है, 7.35 से 7.45 के बीच में आ रहा है। हमने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा हुआ आ रहा था, मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था। फिर हमने बाइकार्बोनेट देखा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ था, मतलब कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस था। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट में जाके इन्होंने कैसे भी करके पीएच को नॉर्मल कर दिया है। एक एसिड लंग्स एसिड की तरफ जा रहे थे, किडनी ने एल्कलोसिस करा के उसको कंपनसेट करके एक बराबर लेवल पे आ गए। तो ये तो पूरा कंपनसेट हो गया ना यार, पीएच एकदम नॉर्मल हो गई। आप देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, अगर पीएच जो है वो नॉर्मल आ जाती है देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज कंपनसेटेड। सो इट्स अ कंपनसेटेड सिचुएशन, इट्स अ कंपनसेटेड सिचुएशन। अब यहाँ पे देखो आप, दो ऑप्शन में कंपनसेटेड लिखा हुआ आ रहा है, बी और डी में। बी ऑप्शन बोल रहा है कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड डी इज सेइंग कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो मुझे बताओ रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में यहाँ पे क्या हो रखा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है, यानी कि इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ था जिसको कंपनसेट कर दिया गया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प हमने एमसी ऑप्शन से भी ले ली, तो आंसर हो गया इसका कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। डी तो हो नहीं सकता ना, डी में तो ये बोल रहा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है, क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है क्या इसको, नहीं हो रहा है, इसको तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट वन फ्रॉम माय साइड, क्वेश्चन नंबर 4। और लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट यू कैन सी इज कि यहाँ पे देखिए आप, पीएच जो है अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, पीएच जो है अभी भी लेस है, मतलब कि इट इज टुवर्ड्स द एसिडिक साइड, एसिडिक साइड में। जब मैंने इसका कार्बन डाइऑक्साइड देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ था, मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा था, और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ था, मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रखा था। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट पीएच अभी भी ठीक नहीं हुआ है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एक एसिड की तरफ जा रहा है, एक एल्कलाई की तरफ जा रहा है, लेकिन पीएच अभी भी ठीक नहीं हुआ है। दोनों अपोजिट जाए, both component are changing, both component are changing, but still the pH is not normal, अभी भी pH normal नहीं है। if both the parameters are changing and still the pH is not normal, this is called as which stage, partial compensated, इसको हम बोलेंगे partial compensated। so इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज गोइंग टुवर्ड्स पार्शियल कंपनसेटेड। और एक ही ऑप्शन है इसमें जो ये बोल रहा है पार्शियल कंपनसेटेड की बात कर रहा है, वो एक ही ऑप्शन है। सो दैट इज शोइंग पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम इसको भी कंफर्म कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा यस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, so we have confirmed our diagnosis, yes it is partial compensated respiratory acidosis। so this is how we have to make the diagnosis and this is how we have to approach a case of ABG। सबसे पहले तो आप हमें ये दिमाग में लगा लो, ये 3 पैरामीटर देखने, इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो छोटा मोटा हम कहीं अटकेंगे तो वो ऑप्शन देख के हम सॉल्व कर लेंगे, right? So this is how we have to approach the ABG। first we have understood how to take the sample, then we have understood कि हमारा pH कैसे कंट्रोल होता है, there are two components metabolic and respiratory and how they are working, right? The remaining questions are for your practice, do the practice and write down your answers in the workbook। Thank you।